नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज जिस वीडियो को मैं लेके आई हूँ वो मार्क्स के कैपिटलिज्म वीडियो के आगे का वीडियो है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे है। मोड ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम्स में मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है और आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैडम मार्क्स की थ्योरी पे काम करिए, तो मार्क्स के 1 बाय 1 मैं थ्योरीज़ को उठा रही हूँ और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल याद रखिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और मोड ऑफ प्रोडक्शन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम समझेंगे और इसी के थ्रू स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री भी समझेंगे कि किस तरह से मार्क्स ने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को अलग अलग स्टेजेस में बांटा है और उसी डिवीज़न के क्रम में, उसी डिवीज़न के सीरीज़ में उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बताया है, उत्पादन का तरीका भी बताया है कि किस किस स्टेज में कैसे कैसे प्रोडक्शन रहे होंगे। और मार्क्स की ये थ्योरी ना ये बोलती है कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बदला वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई। ये नहीं बोलती है कि सोसाइटी के चेंज होने से मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तो हमारा समाज बदला। अब कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि जब कभी हमारे यहाँ कृषि रहा होगा तो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर बेस्ड रहा होगा, तो वो सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी कही। जब कभी हमारे यहाँ स्लेवरी सिस्टम रहा होगा तो वो सोसाइटी स्लेवरी सोसाइटी कहलाई। अभी आप और बाकी चीज़ों को समझ लेंगे जब आप ये पूरा टॉपिक समझेंगे। तो इसमें मार्क्स ने अपने पूरे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कुल 7 ह्यूमन हिस्ट्री के स्टेजेस में बांटा है, या 7 मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड सोसाइटी की बात की है, जिसमें प्रिमिटिव कम्युनलिज्म जो सबसे पहला स्टेज है, प्रिमिटिव कम्युनलिज्म। सेकेंड स्टेज इज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज इज एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ स्टेज इज फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ स्टेज इज capitalist mode of production. Sixth stage is socialist mode of production and the 7th stage is communist mode of production. तो ये इतने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की है मार्क्स ने। अब हम 1 बाय 1 इन सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे, सारे सोसाइटी को समझेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री जो मानव का इतिहास रहा है वो किन किन समाजों से गुजरा है, किन किन मोड ऑफ प्रोडक्शन से गुजरा है। सबसे पहले बात की जाए अगर प्रिमिटिव कम्युनलिज्म की, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, आदिम साम्यवाद इसको हम कहते हैं। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में ऑल वर इक्वल, इसमें सभी को इक्वल माना जाता था, मतलब कोई क्लास नहीं था, क्लासलेस सोसाइटी का कंसेप्ट था। यहाँ पर किसी भी तरह का क्लास नहीं था, मतलब वर्ग नहीं था। कोई न प्रेस्टीज के आधार पे, न पावर के आधार पे, न मनी के आधार पे, न वेल्थ एक्यूमुलेशन के बेसिस पे कोई भी क्लास बटा नहीं था। ऑल वर इक्वल, सभी एक बराबर माने जाते थे। जो आदिम साम्यवाद की स्थिति थी, जो आदिम समाज था हमारा, वो स्टैटिक सोसाइटी था जहाँ पर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एब्सेंस था। मतलब आपको बताया मैंने कि जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पर क्लास दिखने लगते हैं, ठीक है, वर्ग दिखने लगता है। पर जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का जो सोसाइटी था वो चूँकि स्टैटिक सोसाइटी था, क्लासलेस सोसाइटी था, ऑल वर इक्वल, सभी एक बराबर थे, तो वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति होती है वो एकदम एब्सेंट थी, अभाव था। कोई भी किसी भी तरह के निजी संपत्ति पर दावा नहीं ठोकता था कि मैं इतने ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इतने बैंक बैलेंस का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी गायें हैं, मेरे पास इतने बछड़े हैं, मतलब वैसा भी नहीं था। देयर वॉज डी फैक्टो इक्वालिटी, हम कहते हैं डी फैक्टो इक्वालिटी।
डी फैक्टो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ईच पर्सन हैज एज equally entitled to full enjoyment of their human rights regardless of their actual contribution in society. de facto equality का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को हर तरह के अधिकार प्राप्त थे, वो हर तरह के अधिकार को enjoy करता था। ये नहीं होता था कि कोई अमीर है तो ज़्यादा अधिकारों का enjoyment करेगा, कोई गरीब है तो उसको कम rights मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। डी फैक्टो इक्वालिटी मतलब कि ईच पर्सन एज इक्वली इंटाइटल्ड टू फुल enjoyment of their human rights. Relation of production were based on cooperation rather than domination. यहाँ पर जो वर्चस्व के बजाय सहयोग के आधार पर उत्पादन के संबंध थे, ठीक है, जो उत्पादन के संबंध होते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो वर्चस्व के बजाय सहयोग पे थे। एक चीज़ आप याद रखिए कि मार्क्स जो हैं वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहे जाते हैं, मतलब इन्होंने इकोनॉमी के आधार पे हमेशा क्लास की बात की है। तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात है, चूँकि यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सभी एक बराबर माने जाते थे, सहयोग की भावना होती थी, डोमिनेशन तो होते ही नहीं था। डोमिनेशन कब होगा, वर्चस्व कब होगा, जब मेरे पास अधिक प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास वेल्थ एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, मेरे पास किसी भी तरह का, जैसे गांव में भी आप देखिए तो गांव में लोग कहते हैं ना कि इतने बिघे के मालिक हैं, इतनी गायें हैं हमारे पास, इतनी भैंसें हैं हमारे पास, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो वैसा डोमिनेशन का कोई आधार नहीं था। मैंने ऑलरेडी बताया कि वो क्लासलेस सोसाइटी था या एगैलिटेरियन सोसाइटी था, समतावादी समाज था। ऐसा समाज हमें कब दिखाई देता है, लगभग जो स्टोन एज पीरियड रहा होगा, उस स्टोन एज पीरियड में ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म का कंसेप्ट रहा होगा। एंड ह्यूमन बींग्स फेड देमसेल्व्स फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बींग्स हर चीज़ नेचर पे डिपेंड होता था, मतलब नेचर के एक कंपोनेंट के रूप में इंसान रहता था। जो आप एक मेरा वीडियो है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, आप उसमें अगर देखेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि शुरू में जैसे नेचर के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक शेर भी कंपोनेंट है, एक मतलब बायोटिक और एबायोटिक जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ह्यूमन भी एक हिस्सा था। पर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, ह्यूमन की कैपेसिटी बढ़ती गई, हम धीरे धीरे नेचर पे डोमिनेट होते चले गए और उसी का नतीजा आज हम बहुत सारी चीज़ों में झेल रहे हैं। पर प्रिमिटिव कम्युनिज्म में नेचर से ही हम सारी चीज़ों को प्राप्त करते थे और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी होती थी, मतलब हम शिकार करते थे और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो हंटिंग और फूड गैदरिंग के तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इस तरह का था कि वी वर डिपेंड ऑन नेचर, हम नेचर पे डिपेंड होते थे, नेचर से ही जो उत्पादन प्राप्त करते थे, मतलब कोई भी उत्पादन करते थे, उत्पादन ऐसा सच करते नहीं थे, प्रोडक्शन ऐसा सच करते नहीं थे, जो चीज़ नेचर से हमें मिल जाता था हम उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब नेक्स्ट देखें एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को की बात अगर हो रही है तो आप नाम से ही समझ जाइए कि एशिया, ठीक है, मतलब एशियन कंट्रीज़ में ये मोड ऑफ प्रोडक्शन देखा गया, मतलब दीज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर एब्सेंट इन वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी में ये एब्सेंट दिखा है। वेस्टर्न सोसाइटी मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में, इन सब जगहों पे ये वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर ये पाया गया सारे रिवर बेसिन सिविलाइजेशन, जो नदियों के पास जो सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें कि इंडस वैली की बात होती है। आप सभी इंडस वैली के बारे में जानते हैं। इंडस नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन, हड़प्पन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ वो इंडस वैली है। इसी तरह से येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ जो कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है यूफ्रेटिस रिवर वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, एंड द नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास फॉर्मेशन शुरू हुआ। जैसा मैंने बताया कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वहाँ पर क्लास का अभाव था, ठीक है, वहाँ पर कोई क्लास ही नहीं था, बिकॉज वहाँ पर कोऑपरेशन का रिलेशन था,
कोई डोमिनेशन नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। पर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो बात होती है, ये बात होती है कि सबसे पहले यहीं पर क्लास फॉर्मेशन शुरू हुआ, मतलब वर्ग का जन्म होना शुरू हुआ। वर्ग मतलब किसी एक आधार पे जो समूह बनते हैं तो वो वर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रेस्टीज के आधार पे, वेल्थ के आधार पे ये सारे क्लास बनते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आप लोग को, चूँकि नाम आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं, पर येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन और यूफ्रेटिस रिवर वैली सिविलाइजेशन, और ये अगर आपको जानना है तो मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया हुआ है। आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं चाइना का मैप, ठीक है। चाइना ये है, एशियन कंट्रीज़ है, आपको पता है अच्छे से। और ये येलो सी है, जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं वो येलो सी है, और येलो सी ही के पास येलो रिवर बहती है, और वहीं पर जो सभ्यता जन्म ली उसको हम येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इसीलिए मैंने येलो कलर से कर दिया है। और इसको होंगे सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द 4 मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। अगर एंशियंट वर्ल्ड की बात की जाए, प्राचीन विश्व की बात की जाए, तो 4-5 सभ्यताएं दिखती हैं हमें, जिनमें कि हमें ये येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन दिखता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखता है, फिर हमें दिखता है नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये कई तरह के सिविलाइजेशन हमें दिखाई देते हैं हमारे एंशियंट वर्ल्ड में। तो उसी में ये मैंने येलो रिवर, और यहाँ पर शैंग एंड झाओ डायनेस्टीज़, मतलब ये जो वंश थे वो यहाँ पर राज्य किए। इसी तरह यूफ्रेटस रिवर वैली सिविलाइजेशन का अगर मैप देखें, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर आप यहाँ से देखना शुरू करिए, इजिप्ट से, ठीक है। ये इजिप्ट है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है। इजिप्ट है, इजिप्ट के बगल में रेड सी है। तो अफ्रीका को और एशिया को अलग कौन करता है? रेड सी अलग करती है इस तरफ से। तो यहाँ सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के बगल में जो पर्सियन गल्फ़ है, ऊपर जॉर्डन है, इज़राइल है, सीरिया है एंड टर्की है। ये पूरा लोकेशन है गल्फ़ कंट्रीज़ का भी। तो यहाँ पर यूफ्रेटस नदी बहती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? ये सीरिया और इराक होते हुए ये यूफ्रेटस नदी बहती है, और उसी के ऊपर टिग्रीज़ नदी बहती है। तो यहाँ भी सिविलाइजेशन जन्म लिया यहाँ पर यूफ्रेटस और टिग्रीज़ रिवर के कारण। आपको पता है कि जब जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सब नदियों के किनारे हुए, क्योंकि उनका जीवन यापन पानी और खेती से ही चलता था। तो ये सारे, इसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। यूफ्रेटस रिवर वैली सिविलाइजेशन को ही हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर। एंड टिग्रिस यूफ्रेटस वैली वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ सीरिया, बेबीलोन एंड सुमेर। यहीं पर ये 3-4 सभ्यताएं जन्म ली। एंड यूफ्रेटस रिवर इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टर्की, सीरिया एंड इराक। टर्की, आप लोकेशन देख लीजिए, टर्की, सीरिया और इराक, यहाँ पर इसी यूफ्रेटस नदी के पानी को लेकर के आए दिन पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट रहता है। तो मैंने यहाँ पर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की कि यहाँ पर इसी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में एब्सेंट होता है। तो जब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म से सीधे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आएंगे। पर मार्क्स जो पूरा डिवीज़न दिया है, पूरा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दिया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो वो उसमें एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी उसने बात की है, क्योंकि एशिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन डेवलप हुए और यहाँ भी उत्पादन की प्रणाली शुरू हुई। और मैंने पहले ही बताया कि यहीं से क्लास फॉर्मेशन शुरू हुआ, वर्ग का जन्म होना शुरू हुआ।
ancient slave mode of production. This is third stage of mode of production or the stage of human history. इसमें हम क्या देखते हैं कि emergence of slavery system, यहाँ पर slavery system की शुरुआत हुई, मतलब दास प्रथा की शुरुआत हुई as a mode of production, या उत्पादन के तरीकों के रूप में दास व्यवस्था की शुरुआत हुई. एंड अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ सम क्लास एंड अदर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या हुआ कि मोड ऑफ प्रोडक्शन आपने पहले ही देखा कि जो सेकंड क्लास है उसमें क्लास फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है. अब धीरे धीरे लोगों के अंदर एक्यूमुलेशन की जो फीलिंग्स होती है वो धीरे धीरे शुरू होती है. और अब लोग इसमें धीरे धीरे लोग हर चीज़ में एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, हर चीज़ों को, कभी संपत्ति को, जो मैंने बताया कि क्या क्या एक्यूमुलेशन के तरीके होते हैं, मनी होता है, प्रॉपर्टी होता है. तो यहाँ पर जो ड्यू टू द फीलिंग ऑफ दिस डिप, इसमें क्या हुआ कि स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत हुई. यहाँ पर दास प्रथा की शुरुआत हुई, मतलब कुछ ऐसे वर्ग बने जिनका कंट्रोलिंग था, ठीक है, जिनका कि उत्पादन के तरीकों पर कंट्रोलिंग था, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोलिंग था. तो वो बन गए मास्टर्स, और जिनका उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोलिंग नहीं था वो बन गए स्लेव. अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा से मास्टर्स जो रहे हैं वो स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन किए हैं. तो इस डेप्रीवेशन की वजह से, मतलब स्लेव्स के अंदर धीरे धीरे फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन आते गया, और धीरे धीरे वो अपने लेबर से कंट्रोल ख़त्म करते गए, ठीक है. मतलब वो धीरे धीरे उससे एलिनिएशन होना उनका धीरे धीरे शुरू हुआ, और उनका फिर एक्सप्लॉयटेशन भी स्लेव्स का बढ़ते गया. और इस डिप्रीवेशन की वजह से, इस एलिनिएशन की वजह से स्लेव्स रिवोल्ट किए होंगे, कभी इतिहास में रिवोल्ट किए होंगे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हुआ, एक नए तरीके का उत्पादन शुरू हुआ, और उस नए तरीके के उत्पादन को फ्यूडलिज्म कहते हैं. देखिए, जब आप हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म भी पढ़ेंगे, डायलेक्टिक थ्योरी आप पढ़ेंगे मार्क्स का, वो मैं आगे चल करके वो थ्योरीज़ को ज़रूर अपलोड करूँगी. तो उसमें यही कहता है कि हमेशा से समाज में द्वंद्व रहा है, ठीक है. किसी भी तरह की सोसाइटी रही उसमें हमेशा से द्वंद्व रहा, हमेशा से हर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट रहा है. और कन्फ्लिक्ट किस में रहा है? बिटवीन द टू क्लासेस. कोई भी सोसाइटी, सिर्फ प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ करके हर सोसाइटी में मार्क्स कहते हैं क्लास रहा, हर में दो तरह के क्लास रहे, और उन दोनों क्लास में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा, हमेशा से स्ट्रगल रहा. एक क्लास जो कि बहुत कम पॉपुलेशन में रहता था बट वो डोमिनेटेड रहता था, दूसरा क्लास जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहती थी पर वो एक्सप्लॉयटेड रहते थे. कम वालों से ज़्यादा वाले हमेशा एक्सप्लॉयटेड रहते थे. जो डोमिनेंट क्लास होता है, आज भी आप देख लीजिए, आज भी सोसाइटी में डोमिनेंट क्लास की संख्या बहुत कम है. टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, और जो निचला तबका है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है. और हमेशा से मार्क्स का कहना है कि जो डोमिनेटेड क्लास रहा है वो अपने से नीचे वाले क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया है, और उसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमेशा निचला क्लास रिवोल्ट किया, और एक नए प्रोडक्शन का जन्म हुआ, न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हुआ, जिससे कि नया समाज का उद्भव हुआ. तो एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में मास्टर्स रहे, स्लेव रहे, दोनों के बीच में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा. जो मास्टर्स थे वो स्लेव्स का हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन किए, और इस एक्सप्लॉयटेशन के क्रम में धीरे धीरे डेप्रीवेशन की स्थिति आती गई, और स्लेव्स रिवोल्ट किए, और जिससे नया क्लास इमर्ज हुआ, नया हिस्ट्री, नया स्टेज इमर्ज हुआ, जिसको कि फ्यूडलिज्म कहा गया. तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो फ्यूडलिज्म का स्टेज है. तो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वेल्थ एक्यूमुलेशन है. यहाँ से धन संचयन पे काम करना शुरू हुआ. अभी तक धन संचयन पे काम नहीं होता था. उससे पहले लोग भूमि पे कंट्रोल करते थे, पशुओं पे कंट्रोल करते थे, पर मनी एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से आया.
यहाँ भी सोसाइटी दो तरह से डिवाइड हुई। मैंने बताया है कि मार्क्स हमेशा कहते हैं कि हर समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। तो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी दो क्लास में बटा। एक हुआ फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरे हुए लैंडलेस सर्फ। मतलब अब चूंकि यहाँ पर वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ, धन का संचयन शुरू हुआ, तो जिनका भूमि पर नियंत्रण शुरू हुआ, जिनके पास अधिकतम भूमि आती गई, वो फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए। ठीक है, उन्हें हम लॉर्ड कहने लगे, मालिक कहने लगे। और जो उनके नीचे काम करते थे, जो कि लैंडलेस होते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, वो सर्फ का काम करने लगे। तो जो एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो वर्ग मास्टर्स में आता था, वही वर्ग फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में फ्यूडल लॉर्ड्स बन गया। और जो एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में स्लेव क्लास में आता था, वही यहाँ पर सर्फ बन गए। ठीक है, तो सर्फ वर फोर्स टू कल्टीवेट लैंड ऑफ लॉर्ड्स। अब इन सर्फ को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाता था कि वे फ्यूडल लॉर्ड्स के ज़मीनों पे आकर के खेती करें, खेती भी करें, साथ में टैक्स भी पे करें। तो मतलब इतना ज़्यादा इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जिससे कि अगेन जो सर्फ है वो रिवोल्ट किए, और सर्फ धीरे धीरे एक मतलब रिवोल्ट की कंडीशन आनी शुरू हो गई, एक आंदोलन की स्थिति जन्म लेने लगी। और फिर इसी वजह से न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन जन्म लेता है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। और इसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो फ्यूडल्स थे वो कैपिटलिस्ट बन गए, और जो सर्फ थे वो प्रोलिटरेट बन गए। तो अब आता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर कैपिटल इज सेंट्रल कंसर्न है। कैपिटल को यहाँ पर मुख्य मुद्दा के रूप में माना जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले मैंने कैपिटलिज्म पे एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने कैपिटल को भी डिफ़ाइन किया है। तो जब आप वो कैपिटलिज्म वाला वीडियो देख लेंगे, तो आपको यहाँ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कैपिटलिज्म पे पहला वीडियो डाला था मार्क्स की थ्योरी से रिलेटेड। Again, society is divided into two. The first is haves and second is haves not. सबसे ज़्यादा यही थ्योरी पूछी जाती है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी मार्क्स की। तो मार्क्स ने जो टर्म यूज़ किया है वो हैव्स और हैव्स नॉट का यूज़ किया है, बॉर्जुइज और प्रोलिटरेट। हैव्स को उन्होंने बॉर्जुइज कहा है और हैव्स नॉट को प्रोलिटरेट। हैव्स मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिनके पास कैपिटल पे कंट्रोल है, जो पूंजी पे नियंत्रण रखे हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो वेल्थ हो, किसी भी तरह की पूंजी पे जिनका कंट्रोलिंग है वो हैव्स कहलाते हैं, और जिनकी कंट्रोलिंग नहीं है वो हैव्स नॉट कहलाते हैं, प्रोलिटरेट कहलाते हैं। हिंदी में बुर्जुआ और सर्वहारा। प्रोलिटरेट को सर्वहारा कहा जाता है, और हैव्स जो वो बॉर्जुइज हैं उन्हें हम बुर्जुआ कहते हैं। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द वेस्ट में जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो आधुनिक औद्योगिकृत समाज है, वो इसी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोलिटरेट प्रोड्यूसेस वेल्थ बाय देयर लेबर। यहाँ पर जो प्रोलिटरेट है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो उत्पादन के साधनों को नियंत्रित कर रहा है, कैसे नियंत्रित कर रहा है? अपने श्रम के द्वारा नियंत्रित कर रहा है। असली हकदार वेल्थ पे वो होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या होता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कौन एक्सप्लॉयटेशन करता है? ये बुर्जुआ जो वर्ग है, बुर्जुआ जो क्लास है, वो एक्सप्लॉयटेशन करता है। कैसे एक्सप्लॉयटेशन करता है? वो वेज कम देता है। वेज मतलब जो उसका श्रम है उसका भुगतान कम करता है, और इस वजह से श्रमिकों के मध्य एलिनिएशन की फीलिंग आती है, अलगाव की फीलिंग आती है। अब देखिए, यहीं पर सरप्लस वैल्यू की भी थ्योरी काम आती है मार्क्स की, यहीं पर एलिनिएशन की थ्योरी भी काम आती है। सरप्लस वैल्यू को मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कि जिस पेन से मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मान लीजिए वो पेन जो है वो इसको बनाने का खर्च, मतलब इसमें रिफ़िल, इंक,
इस पेन का कवर, इन सबको बनाने का खर्च आ रहा है 10 रुपये। ठीक, उसमें साथ में वेज भी शामिल है, जो श्रमिकों को वेज दिया जाता है वो भी शामिल है। पर मार्केट में ये बिक रहा है कितने का? 20 रुपए का बिक रहा है। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, 10 रुपए तो बनाने का इसका खर्च हुआ, पर जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पर पूरा का पूरा इस कैपिटलिस्ट क्लास का कंट्रोल हो जाता है। इसी को हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। अब क्या होना चाहिए कि जो अधिकतम मूल्य आया, सरप्लस वैल्यू आया, मतलब 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आया, उसमें कायदे से श्रमिकों को भी उसका हिस्सा देना चाहिए। पर वो जो अधिकतम पूंजी है उसको ये कैपिटलिस्ट क्लास रख ले रहा है, जिसकी वजह से सर्वहारा के मध्य एलिनिएशन की फीलिंग हो रही है। वो एलिनिएट होते जा रहा है, अलगाव होते जा रहा है उसका। किससे अलगाव होते जा रहा है? उस मोड ऑफ प्रोडक्शन से अलगाव होते जा रहा है, जो प्रोडक्ट बना है उससे अलगाव होते जा रहा है, अपने साथियों से अलगाव होते जा रहा है और खुद अपने से भी अलगाव होते जा रहा है। एलिनिएशन की पूरी थ्योरी अलग से है, उस पर मैं अलग से काम करूँगी। अगेन क्या होता है कि इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स विल यूनाइट एंड रिवोल्ट। क्या होता है? अगेन फिर कन्फ्लिक्ट होता है, तय है द्वंद्व होना, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होगा तो द्वंद्व होगा। अब बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में द्वंद्व होगा और फिर नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। वो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स ने एक टर्म, एक लाइन यूज़ की है अपनी किताब में, इसलिए मैंने भी यहाँ पर वैसे के वैसे वो लाइन लिख दी है कि मार्क्स टर्म फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एज नेगेशन ऑफ नेगेशन, as those mode of production negate a mode of production which has itself negate another mode of production। मतलब क्या है कि मार्क्स उत्पादन के सामंती और पूंजीवादी तरीकों के नकारात्मकता को नकारते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के ये तरीके उत्पादन के ऐसे तरीके को नकारते हैं जो उत्पादन के दूसरे तरीके को नकारता है। बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या चल रहा है। मतलब कि है ना कि किसी भी चीज़ का जन्म जो होता है उसी में छुपा रहता है। जैसे एक पौधे का जन्म उसी बीज में ही छुपा है, उस बीज से ही पौधा जन्म ले रहा है, फिर पौधे से नया बीज निकलेगा, उससे नया पौधा जन्म लेगा। उसी तरह से हर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और उसके नए समाज का जन्म लेना, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन का जन्म लेना उसी पिछले वाले समाज में ही निहित है, ये बात की जा रही है। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही निहित है कि ये समाजवादी समाज की स्थापना करे, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्थापना करे या फिर कम्युनिज्म की स्थापना करे। इसी तरह से जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका जन्म कहाँ से हुआ? उसका जन्म फ्यूडलिस्टिक स्टेज से हुआ। तो यही निगेशन ऑफ निगेशन की थ्योरी है कि एक समाज का जन्म तभी होता है क्योंकि उसका बीज, उसके जन्म का बीज उसके पिछले समाज में निहित होता है। तो ये है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता है सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स ने इस स्टेज को कहा है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। अब यहाँ पर प्रोलिटरेट जो वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो वर्चस्व में आता है, पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वर्कर कंट्रोल द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत थोड़े समय के लिए ही वर्कर्स का अपने उत्पादन पर नियंत्रण होता है, क्योंकि फिर से एक नया स्टेज मार्क्स बोलते हैं। क्या होता है कि द स्टेट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स इक्वली एमंग इट्स मेंबर। अब यहाँ पर स्टेट का कंसेप्ट ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर एक राष्ट्र जो है, एक स्टेट जो है, वो एक पावरफुल एक डोमिनेशन में सामने आ जाती है, एक डोमिनेटेड रोल में सामने आ जाती है। एंड स्टेट एक्ट एज अ वेलफेयर स्टेट। और डोमिनेटेड रोल में आने का मतलब नहीं कि हिटलर वाला रोल करेगी, वो ये कि वेलफेयर स्टेट का काम करेगी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का काम करेगी। और इसी कल्याणकारी राज्य की स्थापना से कम्युनिज्म का दौर आ जाएगा, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग 7वां है। कम्युनिज्म मतलब जहाँ पर अगेन प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरह इस कम्युनिज्म में भी
कोई क्लास नहीं रहेगा, सभी अपना अपना काम करेंगे, मतलब कोई रिच और पुअर का सिचुएशन नहीं रहेगा। तो इसको यूटोपियन व्यू कहा गया, मतलब स्वप्नदर्शी, जो वास्तविकता में होना पता नहीं कितना सार्थक है। ऐसा समाज की कभी स्थापना, कभी परिकल्पना भी नहीं हो सकती। पर मार्क्स के इस व्यू को इसीलिए प्रैक्सिस कहा गया, प्रैक्सिस वर्ड यूज़ किया गया है। और यहाँ पर डायलेक्टल प्रिंसिपल, जो डायलेक्टिक प्रिंसिपल है, मतलब कि एक नए समाज का जन्म अपने पिछले समाज से ही होता है, ये डायलेक्टिक प्रिंसिपल है, वो धीरे धीरे यहाँ पर इस स्टेज में ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ क्लोजिंग चैप्टर ऑफ डायलेक्टल मैटरलिज्म एंड कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द मैन एंड नेचर थ्रू आउट हिस्ट्री विल बी रिजॉल्व इन कम्युनिज्म। और इस साम्यवादी समाज में जो साम्यवाद की स्थापना हो रही है, वहाँ पर कोई भी द्वंद्व की स्थिति नहीं दिखाई देगी, कोई भी क्लास नहीं होगा तो कोई भी द्वंद्व की स्थिति नहीं दिखाई देगी। तो यही समझाने का प्रयास किया गया कि ये जो स्टेजेस चले, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरह लास्ट में कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, जिसमें क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। और ये मार्क्स की थ्योरी जो है वो प्रैक्सिस मानी जाती है। अब इस मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी का क्रिटिसिज्म को अगर हम देख लें, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने देख ही लिया कि कम्युनिस्ट यूटोपिया नेवर अराइव्ड। जो कम्युनिज्म की बात हो रही है कि कोई क्लास नहीं बनेगा, कोई रिच और पुअर नहीं बनेगा, दैट इज़ यूटोपिया। ये पूरी तरह से यूटोपिया है, स्वप्नदर्शी है। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि प्रोलिटरेट्स हैव टेकन अ लीडिंग रोल इन रिमूविंग कैपिटलिज्म। ये बात कि सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी समाज के खात्मा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, ये भी संभव नहीं प्रतीत होता है। सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज आर ऑलवेज रिमेन ड्यू टू नेचर और मैन मेड डिफरेंसेस इन सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंसेस हमेशा बने रहेंगे। ऐसा क्रिटिक्स करने वाले लोगों का कहना है कि ये जो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस नेचुरल है, कुछ डिफरेंसेस मैन मेड है, तो ये डिफरेंसेस हमेशा सोसाइटी में बने रहेंगे। इस वजह से इनइक्वालिटी भी समाज में बनी रहेगी। एंड डिफरेंट सोसाइटीज हैड डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सो दिस जनरलाइज्ड थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सोसाइटी। ये कहा गया है कि हर समाज में अलग अलग तरीके के मोड ऑफ प्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो ये थ्योरी सब जनरलाइज कर देना, मतलब सभी समाजों के लिए ये थ्योरी को लागू कर देना कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, फिर एशियाटिक आया, फिर एंशिएंट आया, फिर फ्यूडल आया, फिर कैपिटलिस्ट आया, फिर सोशलिस्ट आया, फिर कम्युनिस्ट आया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आज भी इनमें से कई समाज आज भी प्रिमिटिव कम्युनिज्म के दौर में हैं, कई समाज आज भी एशियाटिक मोड में है, कई सोसाइटी आज भी एंशिएंट मोड में है। कहीं पर हम कैपिटलिस्ट देख लेते हैं, कहीं पर हम सोशलिस्ट देख लेते हैं। तो एट अ टाइम ये 1 बाय 1 करके आना ये सही नहीं दिखता है। तो ये क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म अपार्ट, मार्क्स की थ्योरी जो है वो अपने आप में द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड थ्योरी मानी जाती है। और ये कहा भी जाता है ना कि जिस थ्योरी का जितना क्रिटिसिज्म हुआ है वो थ्योरी अपने आप में इतिहास में सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है। तो मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं जो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड थिंकर्स में से, इनको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत सारे विषयों में हम मार्क्स को पढ़ते हैं। तो कुछ सोर्सेज दिए हैं, आप इन सोर्सेज को भी देख लीजिएगा, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आप लोगों ने पूरे वीडियो को सुना, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गई होंगी चीज़ें। तो बस ऐसे ही आगे पढ़ते रहना है। इस समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। अगेन फिर से हम लोग उसी मुद्दे पे बात करना शुरू कर दिए हैं। और आज तो सच में न्यूज़पेपर्स देख के, सोशल मीडियाज़ के न्यूज़ देख करके मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ कि क्या हो रहा है, हमारे साथ के लोग किस तरह से चले जा रहे हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप घर से ना निकलें। आपकी एजुकेशन आपके हाथ में है, आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं। बेसिक जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं खाने पीने को लेकर के, बाकी आपके चीज़ों को लेकर के, उन सबको एक साथ जुटा लीजिए और कोशिश करिए कि घर के बाहर बिल्कुल ना निकले आप, क्योंकि इस बार इंडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा मन दुखी है। फिर भी हमारा काम होता है आगे बढ़ना।
आगे बढ़ाना अपनी ज़िंदगी को। जब तक ज़िंदगी है तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कामों को करते रहते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप अपना केयर करें, हेल्दी डाइट्स लें और घर के बाहर बिल्कुल बिल्कुल भी ना निकले और ऐसे लोगों के संपर्क में भी कम आए। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, इस अपेक्षा से कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।